मेरे पास था एंगुलर मोमेंटम, उसमें सॉल्व किया था, और जो रेडियल पार्ट था उसको मैं एक इक्वेशन तक लाकर मैंने स्टॉप कर दिया था। ठीक है, और फिर मैंने आपको कहा था कि इस इक्वेशन के बाद आगे मैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम पुट करूंगी, मींस हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम अपनी बात वहां से कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे पास देखें, ये सपोज हाइड्रोजन एटम कैसी सिचुएशन है, कंसिडर करें आपके पास एक प्रोटॉन है जो सेंटर ऑफ एटम पे, ये मैं कंसिडरेशन है मेरी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेंटर पे हो। आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है, वो कोई डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है, बट मैं चीज़ों को थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई रख रही हूँ। मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरा जो प्रोटॉन है वो सेंटर ऑफ एटम पे रिजाइड कर रहा है। ठीक है, और सपोज मास ऑफ दैट प्रोटॉन इज mp, और उस प्रोटॉन के अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास me है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने क्या लिया है, जो जेड एक्सिस है, हेयर दिस इज जेड एक्सिस से लेकर जो इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस है इन एंगुलर फॉर्म, ये आपके पास थीटा एंगल हो गया है, और जो वाई एक्सिस से लेकर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन तक का एंगुलर फॉर्म में डिस्टेंस है वो मेरे पास फाइव एंगल हो गया। ठीक है, फाइव एंगल हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, और जो थीटा एंगल है वो हम वर्टिकल एक्सिस में लेते हैं। इधर थीटा एंगल मैंने यहाँ पे भी शो किया और यहाँ पे भी शो की, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, ये जो थीटा वैल्यू है और ये वाली जो थीटा वैल्यू है ये सेम होगी। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपने कंसिडर कर लिया कि दैट इज आर। अब जो आपके पास कोलम्बिक फोर्स होगी बिटवीन दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो मेरे पास फ्रॉम कूलम्स लॉ इसकी इक्वल होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Q1 आप सपोज वो प्रोटॉन हो गया, Q2 आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, आर स्क्वायर आपके पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, या फिर जनरली ले लो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मुझे पता है कि प्रोटॉन की मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर और कुछ किसी चीज की बात नहीं कर रही। अब मेरे पास जब फोर्स, कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू मालूम हो गई है तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मेरे पास क्या होता है, वो ग्रेडियंट ऑफ दिस फोर्स होगा। अच्छा, जब इसका मैं ग्रेडियंट लूंगी और यहाँ पे मुझे मालूम है कि जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करती हूँ एज ए यूनिट, तो ये भी ई हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर हो जाएंगे। बट चूंकि चार्जेस डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट्स वाई मेरे पास एक अच्छा नहीं सॉरी, ये नेगेटिव इसकी वजह से नहीं आया, नेगेटिव मेरे पास यहाँ से आया, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इस वजह से आया है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, यहाँ पे मैंने साइन ऑफ चार्ज नहीं लिया, पोटेंशियल में साइन ऑफ चार्ज नहीं कंसिडर किया, सॉरी। अच्छा, अब ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू हो गई है। हमने जो लास्ट इक्वेशन छोड़ी थी वो यहाँ ऐसे छोड़ी थी, इधर मेरे पास v था, ये जो -1/4πε0 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यहाँ पे मेरे पास v था, बाकी यही इक्वेशन थी, आप चेक भी कर सकते हो, लास्ट लेक्चर में देख लो। ठीक है, ये जो आपके पास लेक्चर था कि श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, उसमें मेरे पास हम श्रोडिंगर इक्वेशन को की जो रेडियल इक्वेशन थी, जो रेडियल फॉर्म था, उसको मैं इस फॉर्म में लेकर आई थी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल v लिखा था, अब मैंने क्या किया, v की जगह जो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने वैल्यू पुट कर ली है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कुछ सब्स्टिट्यूशंस करूँगी। सपोज कंसिडर कर लेती हूँ मैं एक वेरिएबल u को विच इज़ इक्वल टू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। स्मॉल r आपके पास डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड कैपिटल R जो है ये मेरे पास रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, उसके वेव फंक्शन को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो एक्चुअली ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैंने इनको u से रिप्रेजेंट कर लिया। इधर आप देखें u का डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू r, सिंपल u भी है, तो सिंपल u की जगह तो मैं स्मॉल r कैपिटल R लिख लूंगी, लेकिन डबल डेरिवेटिव अब मैं फाइंड आउट करूंगी। तो इट मीन्स कि इसको आप फर्स्ट टाइम डेरिवेट करो फिर सेकेंड टाइम डेरिवेट करो। ये नहीं किया, अच्छा वो हमने लास्ट उसमें किया था,
यहाँ पे इस इक्वेशन का जो है ना, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस तरह से है कि मेरे पास चीज़ें इसमें बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। मैं इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकती। मैं क्या करती हूँ, मैं एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन अब क्या होता है, ये मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेट सा सोल्यूशन होता है। मीन्स बहुत सी चीज़ों को मैं इग्नोर कर लेती हूँ और मैं कोई एक अप्रॉक्सीमेट सा, एक लिमिटिंग सा सोल्यूशन जो है फाइंड आउट कर लेती हूँ अपनी इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूजुअली हम एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन या फिर एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो एनालिटिकल सोल्यूशन होता है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, जिसमें आप चीज़ों को इग्नोर नहीं करते, आप चीज़ों को ओमिट नहीं करते। एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन में आप बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ठीक है, और फिर आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको थोड़ा सा ऐसे, हम ये बात इस माइंड में रख रहे हैं एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन में कि मेरा जो वेव फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है, ठीक है। जब आर आपके पास इनफाइनाइट हो रहा है तो साई जो है या कैपिटल आर जो है वो आपके पास जीरो आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम इन्फिनिटी पे क्या बात हो रही है, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या सोल्यूशन है, तो उधर इग्नोर कर दो, उधर अपने वेव फंक्शन को कंसिडर ही ना करो, ठीक है, जीरो कर दो। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इन्फिनिटी। तो ये जो सोल्यूशन होगा ये मेरे पास एसिम्प्टोटिक होगा। दूसरा, मैं यहाँ पे बाउंड स्टेट्स को कंसिडर कर रही हूँ। बाउंड स्टेट्स का मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इट इज अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये रिमूव नहीं हुआ, आयनाइज नहीं हुआ, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं दूर न्यूक्लियस से नहीं घूम रहा, वो न्यूक्लियस के पोटेंशियल में ही है, ठीक है। अब जब आपके पास बाउंड स्टेट्स हैं तो इट मीन्स कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दैट विल बी लेस देन जीरो, ठीक है। बाउंड स्टेट्स में एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, एनर्जी नेगेटिव होती है तो इट मीन्स कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है इट इज अटैच विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अच्छा, ये ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मैं क्या कर लेती हूँ, -2m डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। एक मेरे पास यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, सारी इक्वेशन के साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। बट इस ये जो मेरे पास वैल्यू है ना, इसका इनवर्स मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ दोनों साइड्स पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2 डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई है, ठीक है। जब ये फॉर्म आ गई है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए, इधर ये जो अब इधर मेरे पास आ गया, देखिए 2me डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर। ये कोई जाना पहचानी चीज़ है, ये जो चीज़ है ये मैंने जो आपके पास पोटेंशियल वेल एंड पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल थे ना वन डायमेंशनल पोटेंशियल, उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि मेरी के और एनर्जी जो थी वो आपस में रिलेट कर रही थी। और कैसे रिलेट कर रही थी, वो ऐसे रिलेट कर रही थी, के वॉज इक्वल टू -2me डिवाइड बाई एच कट अंडर रूट, ठीक है। ये वैल्यू है, इट मीन्स कि इसकी जगह आप के पुट कर लो, ठीक है। इधर जब इधर इधर के पुट करोगे तो फिर आपके पास बाकी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ये वाला टर्म जो है अंदर चला गया है, ठीक है। और बाकी आप इस जगह के लिख लो, के नहीं आएगा, के स्क्वायर आएगा, क्योंकि सिंपल के हैज अंडर रूट एंड सिंपल एच कट, तो इधर एच कट स्क्वायर है तो यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब भी अगर मैं देखती हूँ तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 4 1 2 3 और ये इक्वालिटी की साइड पे ये है ना, तो इसको मैंने के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है। तो ये मेरे पास 4 अभी भी टर्म्स हैं। तो चीज़ों को मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ, मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ रो, ठीक है। और वो रो क्या चीज़ है, वो के इंटू आर है। के मेरे पास जो वेव नंबर था या जो एनर्जी के साथ एनर्जी के साथ जो मैं रिलेट कर रही थी वो था, और आर मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, इधर से मैं स्मॉल आर कैसे फाइंड आउट करूंगी, के रो डिवाइडेड बाय के। इधर आप देखिए, इधर स्मॉल आर का कहीं पे सिंपल स्मॉल आर है और कहीं कहीं पे डिफरेंशियल लिया हुआ है। तो इट मीन्स कि आप इस स्मॉल आर को पहले सिंपली फाइंड आउट करो तो वो मेरे पास रो बाय के आर है। डिफरेंशियल लो, पहले फर्स्ट डिफरेंशियल आएगा, के जो है के ये कांस्टेंट है, ठीक है। एनर्जी हम किसी एक स्टेट की एनर्जी कंसिडर करते हैं, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंजिंग या मास ऑफ प्रोटॉन इज नॉट चेंजिंग। एच कट हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी भी मेरे पास वैल्यू नहीं चेंज होती। तो इट मीन्स आप अगर डिफरेंशियल ले रहे हो स्मॉल आर का तो सिर्फ
रो का डिफरेंशियल आएगा, के का डिफरेंशियल नहीं आएगा। डबल डिफरेंशियल नहीं है, सॉरी, स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स पे तो आपके पास सारी चीजें विद द पावर 2 आ जाएंगी। अब ये आर डी आर स्क्वायर और सिंपल आर ये इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, ऊपर की इक्वेशन में पुट करती हूँ तो देखिए डी आर स्क्वायर मेरे पास क्या है, ये है डी रो स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, तो डी यू स्क्वायर उसी तरह डी रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर की चीजों को हमने क्या किया है अच्छा, इधर आपने क्या किया कि इधर आर की जगह आपने पुट किया रो बाय के, तो एम ई स्क्वायर उसी तरह, एम ई स्क्वायर उसी तरह, यू यू, ये के कहाँ से आ गया, जब आपने आर की जगह रो बाय के पुट किया तो नीचे रो आ जाएगा, ऊपर जो है आपके पास के आ जाएगा। और 2 कहाँ से आ गया, 2 पाई, यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक 2 कैंसिल हो गया तो 2 पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया है, इन एच कट स्क्वायर उसी तरह है। ठीक है, इधर आपने क्या किया कि आर स्क्वायर की जगह आपने पुट किया है रो बाय के पुट किया है स्क्वायर स्क्वायर करके, तो बाकी चीज़ें वही हैं, रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, और इस साइड पे आपके पास कोई आर या डी आर स्क्वायर नहीं है तो सिंपल के स्क्वायर यू आ जाएगा। अब इधर भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, आप दोनों साइड्स को के स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ये वाला के स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि जब आप डिवाइड करोगे एक के तो कैंसिल हो जाएगा, एक के रह जाएगा, देखिए एक के रह गया और ऊपर वाला के ख़त्म हो गया, और इधर जब आप डिवाइड करोगे के स्क्वायर तो ये के स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इधर भी आप डिवाइड करोगे तो सिंपल यू आपका रह जाएगा। अब ये एक फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू रो, इधर आप देखिए एम ई स्क्वायर, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इज कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, एच कट भी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इतने सारे कांस्टेंट है इसकी जगह ये कांस्टेंट पुट कर दो, सपोज दैट इज रो नॉट, सारे जो कांस्टेंट्स हैं ना उनकी जगह मैंने एक कांस्टेंट पुट कर दिया रो नॉट, बाकी चीज़ें उसी तरह। अच्छा, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन 2 है वो मेरे पास सिंप्लीफाई होके जब मैंने सारे कांस्टेंट को रो नॉट कह दिया है तो इधर मैंने रो नॉट यू पुट कर लिया, और फिर मैंने क्या किया कि सारी चीज़ों को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे मैं ले गई ना, इसको और इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गई और यू को कॉमन कर लिया, ये इक्वेशन 3 आ गई है। ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया, एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 क्या थी, ये मेरे पास रेडियल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन थी। ठीक है, इसका मैंने सिम्प्टोटिक सोल्यूशन फाइंड किया, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट किया। मसला क्या हो गया इससे, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लूज हो गई है। फॉर एग्जांपल कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन मेरी लूज हो गई है, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, एम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर आप देखिए एम यूज कर रहे हैं, जबकि मेरे पास तो यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। ठीक है, 2 चार्जेस हैं 2 मासेस हैं, तो इट मीन्स आई शुड हैव यूज्ड रिड्यूस्ड मास। ठीक है, इधर मुझे रिड्यूस्ड मास यूज करना चाहिए था। रिड्यूस्ड मास का क्या फॉर्मूला है कि आप, ये रिड्यूस्ड मास होता है, रिड्यूस्ड मास को यूजुअली हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, एम ई एम पी डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम पी। ठीक है, ये एक्चुअली उधर से आता है 1 ओवर एम स्टेरिक इज इक्वल टू 1 ओवर एम पी प्लस 1 ओवर एम ई। ठीक है, तो उसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो ऐसी फॉर्म आती है। एक मेरी ये मिस्टेक हो गई, ठीक है, कि जो इक्वेशन में मेरा एम आ रहा है ये एम सिंपल नहीं होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन एम स्टेरिक। ठीक है, लेकिन मैंने तो सोल्यूशन निकाल लिया और ये तो सिंपल एम के लिए आया, तो इट मीन्स कि मैं चीज़ों को जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, और दूसरा ये जो मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ठीक है, रेडियल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन तो है, SIR तो है। ठीक है, बट मुझे यूज़ क्या करना चाहिए था, मेरा वेव फंक्शन सिर्फ आर पे नहीं डिपेंड करता, वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, स्पेस के अलावा टाइम पे भी डिपेंड करता है, और मैं टाइम को नहीं इन्वॉल्व कर रही यहाँ पे। जब मैं टाइम को नहीं इन्वॉल्व कर, इट मीन्स कि मैं स्पिनिंग के बारे में कुछ नहीं जानती इस इक्वेशन से, मुझे स्पिनिंग के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं मालूम हो रहा।
ठीक है, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, मुझे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम पता चल जाएगा, मुझे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम पता चल जाएगा, मैं एनर्जी स्टेट्स फाइंड आउट कर लूँगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन मैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं नहीं फाइंड आउट कर सकूँगी इससे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मैं इससे फाइंड आउट कर सकती हूँ, मगर कुछ चीज़ें मैं नहीं भी फाइंड आउट कर सकती इस एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन से। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ना, इक्वेशन 3, तो मैंने दोबारा इधर लिख लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेती हूँ, कुछ कंडीशंस कंसिडर करती हूँ। मैं देखती हूँ जब रो मेरा इन्फिनिटी पे जाता है, रो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास के आर के इक्वल था। रो देखें, रो यहाँ पे, वेयर इज रो, ये है रो मेरे पास के आर। व्हाट इज के आर? के एक, इट इज वेव नंबर, ठीक है, कांस्टेंट है ये। आर मेरे पास जो है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इट मीन्स कि आर मेरे पास आइदर इट शुड बी जीरो और इट शुड बी हैव सम इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो जो रो है वो भी मेरा इसी तरह आर की तरह चेंज होगा, जैसे आर में चेंजेस आती है ना, जैसे आर का बिहेवियर है, तो रो भी उसी तरह बिहेव करता है। ठीक है, सपोज आपका आर इन्फिनिटी पे जाता है, ठीक है, जब आर आपका सॉरी रो आप, हाँ आर आपका इन्फिनिटी पे जाता है, तो इट मीन्स कि रो भी आपका इन्फिनिटी, ये आर है ना, इसको आप इन्फिनिटी पे लेकर जाओ तो रो भी आपका इन्फिनिटी पे जाएगा। इधर जरा मैं पुट कर लेती हूँ, इधर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ, इट मीन्स ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, इधर इधर इन्फिनिटी पुट करती हूँ, ये टर्म आपका, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो सिंपल ऐसे हो जाएगी। ठीक है, व्हेन रो गोज टू इन्फिनिटी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। सोल्यूशन क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने देखी हुई है। ठीक है, इसको ये सिंपल डबल और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन मुझे मालूम है, ए टाइम्स मीन्स कांस्टेंट टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस रो प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर प्लस रो, ये हम जानते होते हो, मैथमेटिक्स से मुझे पता होती है ये चीज़। अब इसमें एक सोल्यूशन ट्रू होगा, दूसरा सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल होगा, विच मतलब मेरे इंटरेस्ट का नहीं होगा। ठीक है, सोल्यूशन तो है लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, वो मेरी फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब इधर आप देखो, रो इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब है आपका आर इन्फिनिटी पे जा रहा है। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन मैंने किसको बोला था कि जब आपका आर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो आपका वेव फंक्शन शुड गोज टू जीरो। मुझे नहीं मालूम वेव फंक्शन उधर क्या है, बस जीरो कर दो उसको। ठीक है, तो अगर u इज माई वेव फंक्शन, ठीक है, u जो है u ऑफ रो इज माई वेव फंक्शन, तो अगर इफ रो इज गोइंग टू इन्फिनिटी तो यहाँ से जीरो आना चाहिए। अब मैं चेक करती हूँ ये मुझे जीरो दे रहा है कि नहीं, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ये वैल्यू मुझे जीरो देती है, ये वैल्यू मुझे जीरो देता है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू अगर इधर मैं ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी पुट करती हूँ, समथिंग रेस्ट पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी आती है। इट मीन्स ये जो सोल्यूशन है ये मेरे पास ट्रिवियल सोल्यूशन है, ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, ये मेरे फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्या कर लेती हूँ, इसको रिमूव करने के लिए अपने सोल्यूशन से मैं ये जो मेरा कांस्टेंट बी है इसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर लेती हूँ। बी जीरो के इक्वल हो गया तो सिंपल मेरा जो रो है, इस बात को मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा यू ऑफ रो है वो सिंपल ए ई रेज टू पावर माइनस रो के इक्वल हो गया। ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन हो गया, मींस जब रो जीरो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो मेरे पास सिर्फ ये सोल्यूशन आएगा। अब अगर मेरा रो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा फिर क्या होगा, जब रो मेरा, इस इक्वेशन को देख लेते हैं, यहाँ पे रो जब मेरा माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत छोटी वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्जर वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी मीन्स वेरी स्मॉलर वैल्यू। माइनस इन्फिनिटी जीरो के लेफ्ट साइड पे होती है ना, और जीरो के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आर लेस देन जीरो, और माइनस इन्फिनिटी इज वेरी लेस वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप इधर माइनस इन्फिनिटी मीन्स वेरी लेस वैल्यू पुट करते हैं तो ये चीज आपका ब्लो अप करता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इधर अगर आप वेरी लेस वैल्यू पुट करते हो, उस वेरी लेस वैल्यू को आप स्क्वायर ले रहे हो, और फिर वो चीज जो है वो वो डिनोमिनेटर में आ रही है, इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा हो रही है, ये थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, ये बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट सोल्यूशन होगा आपका ये वाला होगा।
ये जो वैल्यू, और ये तो 1 है ना, तो 1 को इग्नोर कर दो एज कम्पेयर टू दीज टू, और फिर इन दोनों में इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है? आपका रो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी मीन्स वेरी लेस वैल्यू। वेरी लेस वैल्यू का स्क्वायर आप करते हो ना, तो वो और भी लेस हो जाती है, और वो और भी लेस वैल्यू जब डिनोमिनेटर में आ रही है तो टोटल वैल्यू आपकी वेरी ग्रेटर हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इन तीनों टर्म्स में जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो ये थर्ड वाला फैक्टर होगा, एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर। ये, तो इट मीन्स आप अपने सोल्यूशन में बाकी चीजें वो इतनी स्मॉल हो गई है, ये चीज इतनी प्रोमिनेंट हो गई है कि बाकी चीजें स्मॉल हो गई है। ठीक है, तो अब जब रो आपका पहले सिंपल इंफिनिटी को जा रहा था तो सिर्फ 1 आ गया, लेकिन जब माइनस इंफिनिटी को जा रहा है तो अब आपने इसको कंसिडर करना है। इसको कंसिडर करोगे तो अब आपका क्या सोल्यूशन आएगा? रो व्हेन गोज टू माइनस इंफिनिटी, तो आपका डोमिनेंट फैक्टर आपकी इक्वेशन में ये होगा। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, जो डबल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाती हैं सी इंटू रो रेस टू पावर एल प्लस वन प्लस डी इंटू रो रेस टू पावर प्लस एल। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो मेरे पास नॉन ट्रिवियल है और कौन सा ट्रिवियल है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मैंने कंसिडर करना है, और जो ट्रिवियल है उसको मैंने इग्नोर कर देना है। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस के लिए आपका वेव फंक्शन एट इंफिनिटी जीरो हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा था कौन सी वाली इंफिनिटी पे, प्लस इंफिनिटी पे या माइनस इंफिनिटी, बोथ इंफिनिटीज पे, मुझे नहीं मालूम अपने वेव फंक्शंस का। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि वो मेरे पास जीरो है। ठीक है, आइदर इट इज प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। जब आर इंफिनिटी को जा रहा है तो आपका वेव फंक्शन इज जीरो। आर इंफिनिटी को माइनस इंफिनिटी है या प्लस इंफिनिटी है जो भी है, अगर आर इंफिनिटी पे जा रहा है तो रो भी इंफिनिटी पे जा रहा है, तो आपका वेव फंक्शन मीन्स ये जो है इसको जीरो होना चाहिए। अब इधर से जीरो आंसर आएगा या इधर से जीरो? इधर अगर मैं इंफिनिटी पुट करती हूँ, रो की जगह माइनस इंफिनिटी, अच्छा गर्ल सॉरी, इट इज ई रेस टू पावर, ठीक है, ई रेस टू पावर एल प्लस वन है। सॉरी एक मिनट, लेट मी चेक इट। ठीक है गर्ल्स, ये मैं चेक कर लेती हूँ, ये ई रेस टू पावर एल प्लस वन है या रो रेस टू पावर एल प्लस वन है, ये मैं चेक करके आपको बताऊंगी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी, बट इतना याद रखो कि ये जो सी वाला सॉल्यूशन है ना, सी, ये जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है ये आपको जीरो वैल्यू दे रहा है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये ई रेस्ट पावर एल प्लस वन है या रो रेस्ट पावर एल प्लस वन है। ठीक है, कंफर्म करके मैं आपको बताती हूँ। प्लस डी इंटू एल माइनस, ये इधर अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करती हूँ ना रो की जगह, तो ये चीज मेरे पास इनफाइनाइट हो रही है। इधर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो चीजें इनफाइनाइट हो जाती है। अब इस सोल्यूशन को रिमूव करने के लिए आप डी को जीरो कर दो, डी जीरो हो जाएगा तो आपका सिर्फ ये सी वाला सोल्यूशन जो है रह जाएगा। u इज इक्वल टू सी रो एल प्लस वन। अच्छा, इट्स रो, ठीक है, ये ई नहीं है ये रो है, सी रो एल प्लस वन। अगर मैं रो की जगह माइनस इंफिनिटी पुट करती हूँ, ठीक है, माइनस इंफिनिटी इज सम लेस वैल्यू, ठीक है, बहुत स्मॉल सी वैल्यू है, और सी कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब सी के साथ आप एक स्मॉल वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये मुझे जीरो दे, इधर से पॉसिबिलिटी आती है कि ये मुझे जीरो दे। लेकिन अगर इधर मैं पुट करती हूँ ना इन्फिनिटी, देखिए इधर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो इसकी पावर नेगेटिव है, मीन्स ये डी डिवाइडेड बाय रो पावर एल हो जाएगा। ठीक है, और मैं जब इन्फिनिटी पुट करूंगी तो डी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आएगा।
अच्छा, इधर कोई गड़बड़ हो रही है गैस। ये मैं देख के आपको बताती हूँ, ठीक है। बट इसमें हमने इस डी वाले फैक्टर को इग्नोर किया हुआ है और सी वाले फैक्टर को कंसिडर किया हुआ है अपने सोल्यूशन में, ठीक है। सी वाले फैक्टर को अपने सोल्यूशन में कंसिडर किया हुआ है और डी को हमने जीरो किया हुआ है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया है फॉर नेगेटिव इन्फिनिटी और एक मेरे पास ये सोल्यूशन आ गया फॉर पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं थर्ड केस में क्या कर लेती हूँ, मैं इन दोनों सोल्यूशंस को वेव फंक्शन में, अगर आप फुल आंसर फाइंड करते हो, आप वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट जो आंसर आ रहा है और सेकंड जो आ रहा है उनको मल्टीप्लाई कर लो, ए ई रेज टू पावर रो एंड सी रो रेज टू पावर एल प्लस वन। अब इसमें ए और सी जो है ये कोई कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता इनके बारे में ज़्यादा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। टू बी ऑन सेफ साइड मैं क्या कंसिडर कर लेती हूँ कि ये भी मेरे पास फंक्शंस ऑफ रो हैं, ठीक है। मैं अब मैं फर्दर किसी इंफॉर्मेशन को नहीं लूज करना चाह रही, तो मैं ये कंसिडर कर लेती हूँ कि ये भी मेरे पास फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ रो है, ठीक है। सपोज दैट इज म्यू ऑफ रो, ठीक है। कोई फंक्शन है म्यू ऑफ रो, ए सी जो है वो मेरे पास इसके इक्वल है। बाकी ए सी की जगह मैंने म्यू ऑफ रो लिख दी है, ठीक है। इक्वेशन थ्री, वेयर वाज इक्वेशन थ्री, ये वाली जो इक्वेशन आई थी मेरे पास, ये जो इक्वेशन आई थी इसमें मैंने दो कंसिडरेशन किए, एक मैं नेगेटिव इन्फिनिटी पे गई हूँ, एक पॉजिटिव, और जो मेरे पास आंसर आया वो मैंने कहा कि वो इसका एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब मैं क्या कर लेती हूँ कि ये जो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है, मैं इसको वापस पुट करती हूँ, चेक करती हूँ वाकई में है भी क्या नहीं। वापस उस इक्वेशन थ्री में पुट कर लो इस सॉल्यूशन को। उधर आप देखो उसकी कैसी फॉर्म है, डबल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to rho is equal to 1 minus rho naught divided by rho plus L into L minus 1 divided by rho square into u, ठीक है। u मेरे पास क्या है, वो मेरे पास e raised to power L and then rho raised to power L minus L plus 1 and mu of rho। तो u की जगह मैं पुट कर लेती हूँ और मैं u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो ले लेती हूँ, ये हो गया u, ठीक है। जब पुट किया है मैंने, और ये डायरेक्टली पुट किया गर्ल्स, ये सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली मैंने पुट किया, ये मेरे पास आ गया रो। वैसे कर सकते हो आप, ऐसे जितना डिफिकल्ट नहीं है, तीन फंक्शंस है आपके पास, ठीक है, और तीनों में रो हैं, ठीक है। इसको आप फर्स्ट टाइम डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू रो, फिर सेकंड टाइम डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट, सिंपल इसको आप प्रोडक्ट रूल से कर लो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लो, बाकी दो को सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लो, ठीक है। सेकेंड फंक्शन को फिर इन साइड दोबारा से दो फंक्शंस कंसिडर करो, एक डेरिवेटिव लो फिर सेकेंड लो, वैल्यूज में पुट करूँ तो ये कोई फॉर्म आ गई है मेरे पास, रो डी स्क्वेयर म्यू डिवाइडेड बाय डी रो स्क्वेयर प्लस 2 L प्लस 1 माइनस रो डी म्यू डिवाइडेड बाय डी रो प्लस रो नॉट माइनस 2 L प्लस 1 इंटू म्यू इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन सिंपल नहीं होगा, इसका सोल्यूशन जो होगा वो मेरे पास पावर सीरीज में होगा, ठीक है। मीन्स एक सीरीज की फॉर्म में इसका सोल्यूशन आएगा, वो सीरीज क्या होगी, वो पावर की फॉर्म में। फिर ये हम लास्ट एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में हम ये चीज़ें करते रहें कि हमारे पास बहुत सी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनका सिंपल सोल्यूशन नहीं होता, पावर सीरीज में होता, फिर उसके लिए रिकर्शन रिलेशंस बनते हैं। रिकर्शन रिलेशंस क्या होते हैं, मीन्स आपको कोई एक जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू मालूम होती है, सपोज फर्स्ट जो आपका कांस्टेंट हो गया ए नॉट हो गया या A1 हो गया, उसकी वैल्यू मालूम होती है और उससे आप नेक्स्ट जो है वो मालूम कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका CJ+1 सपोज एक कांस्टेंट है, तो इसको अगर आपको CJ की वैल्यू मालूम है तो आप CJ+1 ही मालूम कर सकते हो, ठीक है। और वो मेरे पास, ये मैंने डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख लिया है, इज इक्वल टू 2J प्लस L प्लस 1 माइनस रो डिवाइड बाई J प्लस 1 J प्लस 2 L प्लस 2 इंटू CJ। ये रिकर्शन जो खुद को जिसमें टर्म्स रिपीट हो रही होती हैं उसको रिकर्शन रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो मेरा म्यू था
वो मेरे पास सीरीज की फॉर्म में है, समेशन की फॉर्म में है। वो कैसे है, सी जे रो रेज टू पावर जे और सबका सम किया हुआ है। मीन्स ये ऐसे होगा C1 रो रेज टू पावर 1, अच्छा सॉरी जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, C0 रो रेज टू पावर 0, C1 रो रेज टू पावर 1 प्लस C2 रो रेज टू पावर 2 प्लस C3 रो रेज टू पावर 3 प्लस C4 रेज टू एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज रहेंगी। अब ये आपको अगर j की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो c की वैल्यूज भी C0 से स्टार्ट होगी, C0 से स्टार्ट होगी। C0 की वैल्यू जो है वो आपको अदर वैल्यूज ऑफ Cj फाइंड आउट करके देगी। और C0 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम नॉर्मल जैसे हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करते हैं ना किसी वेव फंक्शन का, उसी तरह हम इसके लिए भी फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 6 इज द सॉल्यूशन विच इज इंक्रीजिंग। अच्छा ये जो सॉल्यूशन है ना ये वाला, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है और इन्फिनिटी तक, मतलब इसमें कोई स्टॉप ही नहीं है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको थोड़ा सा अपनी सी जे की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, इसको मैंने थोड़ा सा किसी जगह पे स्टॉप करना है। सॉल्यूशन जो होता है मेरा किसी भी इक्वेशन के लिए वो डिटरमिंड होता है, मुझे मुझे मालूम होता है यहाँ से यहाँ तक है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं एक जे पे मैं एक कट ऑफ लगा लेती हूँ, एक लिमिट लगा लेती हूँ। सपोज मेरी जो जे की वो जो लिमिट है वो मेरे पास जे मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जे की वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, जे की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जे मैक्सिमम है, इसके बाद कोई जे की वैल्यू नहीं है। और वो मेरे पास क्या आ रही है, सी जे इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर जे डिवाइड बाई जे फैक्टोरियल इंटू सी नॉट। अच्छा गर्ल्स, ये जो इक्वेशन आई है ना, म्यू ऑफ रो इज इक्वल टू सी नॉट summation j is equal to 0 from infinity 2 raised to power j divided by 2 factorial into rho। ये जो इक्वेशन है गर्ल्स आप इनको एज इट इज़ लिखो। ठीक है, ये इन्होंने सॉल्व की हुई हैं, बट जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं ना, उसमें ये सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, पावर सीरीज को रिकर्शन रिलेशन से सॉल्व करके और फिर आगे उन पे लिमिट्स लगाए हुए हैं, तो ये उधर किए हुए हैं उन्होंने आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक में, हमने इधर इनको एज इट इज़ लिख ली है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो आपका रो किस, ये यू किसके इक्वल था, ई रेस टू पावर रो रेस टू पावर एल प्लस 1, और फिर आपके पास म्यू ऑफ रो के इक्वल था। लेकिन म्यू ऑफ रो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया है, सी नॉट 2 रेज टू पावर जे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये चीज़ जो है इट इज़ सिमिलर टू दिस थिंग। क्यों सिमिलर टू दिस थिंग, क्योंकि ये जो है ना, ये समेशन ऑफ 2 रेज टू पावर जे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू, ये मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स जैसे नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ई रेज टू पावर एक्स, इसको जब मैं सीरीज फॉर्म में लिखती हूँ ना, तो ये मेरे पास ऐसे आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से आता है। ठीक है, तो अगर x की जगह आप 2 रो पुट करते हो तो वो कुछ ऐसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये म्यू ऑफ रो जो है इसको मैं, ये समेशन जो है ना, इसको मैं एक्सपोनेंशियल से एक्सचेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये जो सी नॉट ई रेज टू पावर 2 है, ये मेरे पास म्यू की वैल्यू है। म्यू मेरे पास ऐसे ही मैंने कंसिडर कर लिया था, कोई फंक्शन है जो ए सी था ना, ए एंड सी जो कांस्टेंट आ रहे थे मेरे पास, उनको मैंने ऐसे ही कह दिया था कोई, दे आर सम फंक्शन ऑफ म्यू रो। ठीक है, तो वो म्यू रो को भी मैंने एग्जैक्टली फाइंड कर लिया, मेरे पास सी नॉट 2 रेज टू पावर रो आ गया। अब एक ई की पावर ये है और एक ई की पावर ये है, ये सिंपल रो आएगा, सी नॉट रो रेस्ट पावर एल प्लस 1 ई रेस्ट पावर रो आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि आप एक रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल रो आएगा। ठीक है, अब अगर आप इन्फिनिटी पे जाते हो, आपका रो इन्फिनिटी पे जाते हो, तो हम चेक करते हैं कि ये जो u है इसके साथ क्या होता है।
ये फंक्शन जो है मेरा फिर एक्सपेंड कर रहा है और ब्लो आउट कर रहा है, ठीक है, जबकि होना नहीं चाहिए था, इसको 0 पे जाना चाहिए था। जब आप का वेरिएबल इंफिनिटी पे जा रहा है तो इट शुड गोज टू 0, ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने जो जे मैक्सिमम लिया था, जो जे मैक्सिमम लिया था, ठीक है, इसके बाद जो है रिकर्शन रिलेशन को देखो अपनी ये वाली, अगर इधर आप जे मैक्सिमम पुट करते हो ना, यहाँ पे भी जे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे भी, सारी जगह जहाँ जे जे है वहां पे जे मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो कोफिशिएंट आएगा जे मैक्सिमम के बाद वाली वैल्यू होगी वो। फिर जे मैक्सिमम सपोज 10 है तो सी जे मैक्सिमम प्लस 1 जो है वो 11th वैल्यू होगी, उसको 0 होना चाहिए। उसको क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ये यू ऑफ रो जो है इसको ब्लो आउट नहीं करना, इसको 0 होना चाहिए, इन्फिनिटी पे जाके इसको 0 होना चाहिए। तो मेरा अगर मैं इधर जे मैक्सिमम पुट करती हूँ तो जे मैक्सिमम प्लस 1 शुड इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये कैसे 0 होगी अगर इसका न्यूमरेटर 0 हो जाए? ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, इसको तो ये 0 नहीं हो सकती। सी जे की कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। जे की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 0 नहीं होगी, कोई और वैल्यू होगी। तो इट मीन्स अगर ये 0 नहीं है तो दिस शुड बी 0, ये जो चीज़ है सारी की सारी 2j मैक्सिमम प्लस एल प्लस 1 माइनस रो, ये जो है ये 0 होना चाहिए। इसमें आप देखो j प्लस एल प्लस 1, इसको मैंने ज़रा एक नंबर n से रिप्रेजेंट कर लिया है। ये मेरे पास क्वांटम नंबर है, ये जो n है ये मेरे पास क्वांटम नंबर है, और कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो मुझे ऑर्बिट बताते हैं कि कौन सा वाला ऑर्बिट है, ठीक है। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है? j की मैक्सिमम वैल्यू से, l से मुझे पता चल रहा है, ये उधर से मुझे मालूम हो रहा है। इधर आप देखो, यहाँ से अगर आप l फाइंड आउट करते हो तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा? n माइनस 1 माइनस जे मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ ये l और n के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। सपोज अगर दोनों इक्वल होते हैं, ये देखिए, अगर l और j और सॉरी l एंड n जो है अगर मेरे इक्वल होते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है? यहाँ से ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपकी जो j मैक्सिमम होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, विच इज नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? समेशन देखें ये कहाँ से रन हो रहा है, j की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, -1 तो इसमें है ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू पर कैसे -1 हो सकती है? तो दिस इज नॉट ट्रू, ये नहीं है, ठीक। तो इट मीन्स कि ये आपने जो सपोजिशन लिया ये भी नहीं है ट्रू, l और n इक्वल नहीं हो सकते हैं, l और n इक्वल नहीं हो सकते, नहीं इक्वल नहीं हो सकते तो सपोज लेस और ग्रेटर होंगे। फिर लेस के लिए चेक कर लेते हैं, l इज लेस देन n, ठीक है, l इज लेस देन n। अब लेस देन n के लिए मेरे पास क्या सिचुएशन आती है? मैंने उसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, j को एक साइड पे कर दिया, n को दूसरी साइड पे कर दिया। j की मुझे वैल्यूज मालूम है, वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं पहले, सपोज j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, j मैक्सिमम की वैल्यू 0, तो l मेरे पास क्या आ रहा है? n माइनस 1 आ रहा है, मीन्स j अगर आप 0 लेते हो, स्टार्टिंग वैल्यू लेते हो, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ j लेते हो, फर्स्ट वैल्यू ऑफ j लेते हो, तो l वैल्यू क्या लेगा? मीन्स l अपनी लोअर लिमिट क्या लेगा? n माइनस 1, l स्टार्ट होगा n माइनस 1 से, n अगर 10 है तो l आपका 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर फिर j अपनी वैल्यू कोई 0 से ग्रेटर, ये तो मैंने j की पहले स्मॉल वैल्यू ली ना, 0 वाली वैल्यू ली, तो l स्टार्ट हो गया -1 से, n -1 से। अब आगे की वैल्यूज लो तो क्या आ रहा है? l इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस जे मैक्सिमम, मीन्स n माइनस 1 तो आ रहा है माइनस जे मैक्सिमम, n माइनस 1 जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ना l की, वो n माइनस 1 से भी कम होगी, n माइनस 1 से कुछ और भी माइनस हो रहा है, n माइनस 1 तो है ही माइनस जे मैक्सिमम। तो इट मीन्स कि l अपनी वैल्यू स्टार्ट कर रहा है n माइनस 1 से, और जो उसकी नेक्स्ट वैल्यूज है वो n माइनस 1 से
कम आ रही है, ठीक है, n-1 से कम आ रही है। स्टार्ट हो रहा है ये 0 से और जा कहाँ तक रहा है, n-1 तक। गज ये बात मुझे मालूम है, ये हम पहले भी से जानते हैं, यहाँ हमने प्रूफ कर लिया मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा, रो मेरे पास इक्वल था रो नॉट टू एन, इक्वेशन 7 में आपको दिखा देती हूँ। हाँ यस, 2, इसको मैंने n कंसिडर किया हुआ है ना, j मैक्सिमम प्लस l प्लस 1, इसको मैंने n कंसिडर किया हुआ है, तो ये 2n माइनस रो नॉट इज इक्वल टू 0 और रो नॉट इज इक्वल टू 2n। रो नॉट इज इक्वल टू 2n, जबकि रो नॉट मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू थी जो बहुत सारे कांस्टेंट्स की इक्वल थी, एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर के क्या चीज़ थी वो मेरे पास माइनस 2 me डिवाइडेड बाय अंडर रूट डिवाइडेड बाय एच कट की इक्वल थी, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लो, ये रो नॉट वाली इक्वेशन से के को उधर ले जाओ, रो नॉट को इधर ले आओ, ठीक है, और फिर वो के की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो मेरी एनर्जी कुछ ऐसे हो जाएगी, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ये जो वैल्यू है ये के स्क्वायर की है, यहाँ पे देखें के स्क्वायर, ठीक है। रो नॉट आपका जो है वो ये देखें 2n के इक्वल है, रो नॉट की जगह 2n पुट कर दें, चूंकि स्क्वायर है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास 4n स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 हमने अंदर रखा हुआ है, ठीक है। एच कट स्क्वायर यहाँ और यहाँ एक कैंसिल हो गया, ए एच कट स्क्वायर और एच कट स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एच कट स्क्वायर रहता है वो ये आ गया, 2 है, m यहाँ से कैंसिल हो गया, एक m कैंसिल हो, एक m रह गया तो यहाँ आ गया, ई स्क्वायर अंदर ही रहने दिया मैंने, ये 4 कहाँ से आ गया, अच्छा पाई उसी तरह है, एप्सिलॉन नॉट भी उसी तरह है, ये 4 ऐसे बन गया, मैं बताती हूँ। रो नॉट की जगह मैंने 2n पुट किया है, ठीक है, वो 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए, और जो n है ना वो बाहर निकला है, बाहर निकल के उसने अपना स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, तो 1/n स्क्वायर हो गया, सही है। अब ये टर्म्स देखिए, जो सारी टर्म्स हैं एम ई स्क्वायर 2 एच कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन, सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप एक कांस्टेंट की इक्वल पुट कर दें, ई नॉट वैल्यूज में पुट करती हूँ ना सबकी, तो मेरे पास ये 13.6 आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू कहाँ पे देखी थी, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी इतनी एनर्जी होती है, अब ये वैल्यू आप इधर पुट करो तो ई एन विल बी इक्वल टू, ये सारा का सारा ई नॉट हो गया ना डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस ई नॉट डिवाइड बाय एन स्क्वायर, एन को आप वैल्यूज देते जाओ, आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, सपोज आपका एन 1 आता है, अच्छा एन की वैल्यू मैंने 1 ही क्यों ली, 0 क्यों नहीं ली, जे अब जे जो है देखें इधर से मैंने ली, ये इक्वेशन है ना जे, ये इक्वेशन देखें इधर, जे जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, जे अपनी फर्स्ट वैल्यू 0 आप पुट करो, ठीक है, एन को मैंने स्टार्ट करना है ना, इनिशिएट करना है, सारी जे को भी 0 पुट करो, एल को भी 0 पुट करो, एन की क्या वैल्यू आती है 1 आती है, जे को 0 पुट करो, एल को 0 पुट करो, एन की वैल्यू 1 आती है, एन की वैल्यू 0 बनती ही नहीं है, एन इज नेवर 1, एन इज नेवर 0, सॉरी एन 0 कभी हो ही नहीं सकता, जे अपनी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो इसको भी 0 पुट करो, एल अपनी वैल्यू 0 टू n-1 जा रहा है तो एल को भी 0 पुट करो, एन आपके पास 1 आएगा, एन की 1 वैल्यू पुट करो तो आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल आ जाएगा माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, और विच इज यूजुअली इक्वल टू ई नॉट, एन की वैल्यू जब 2 पुट करोगे
फिर क्या होगा, माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा और वो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स को जरा देखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हाइड्रोजन एटम के लिए, एक रेडियल पार्ट में और एक एंगुलर पार्ट में। एंगुलर पार्ट को हमने एंगुलर मोमेंटम में एक्सप्लेन कर लिया था, रेडियल पार्ट में फिर हमने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू पुट की है। रेडियल पार्ट से मुझे n और l की वैल्यू मालूम हुई है। n अपनी वैल्यूज 1 से स्टार्ट कर रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। l अपनी वैल्यूज माइनस n से स्टार्ट 0 से स्टार्ट कर रहा है, माइनस n तक जा रहा है। ठीक है, ये बात मुझे कहाँ से पता चली, रेडियल इक्वेशन ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। और जो l एंड m है ये मुझे एंगुलर पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चली थी। ये मीन्स l का आइडिया मुझे रेडियल पार्ट से भी हुआ था और एंगुलर से भी हुआ था। ठीक है, एल मेरे पास था, वो मुझे शो कर रहा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में मुझे बता रहा था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या बोलते थे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्या, आई फॉरगेट इट्स नेम। और एम जो था वो मेरे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये बात मुझे एंगुलर पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चली थी। ठीक है, अब अगर आप वेव फंक्शन जो आपका साई है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर एंड रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वो आपके पास टोटल क्या होगा। चूंकि मैं स्फेरिकल सिमेट्री में ले रही थी चीज़ों को, तो वो इट मीन्स कि मेरा साई डिपेंड करेगा आर थीटा एंड फाई पे। और इसमें है क्या क्या चीज़, एन एल एन एम, ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं इसमें। इसमें देखिए स्पिन वाला नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन यूज़ करती रही हूँ। या सिंपल मैं इसको साई एन एल एम भी लिख सकती हूँ, जबकि ये जो साई है इट वाज स्प्लिट इनटू आर एंड वाई। आर आपको एन एन एल का बता रहा था एंड आर इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, वाई आपको एल एंड एम का बता रहा था विच वॉज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ये सारा कुछ हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स में किया है। ठीक है, u आपका r टाइम्स कैपिटल R के इक्वल था, यहाँ से मेरा कैपिटल R u बाय R के इक्वल आ रहा था। ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे u की वैल्यू मालूम है, u मैंने इधर फाइंड किया है, u का एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन मैंने फाइंड किया है ना। ये अच्छा, c की वैल्यू जहाँ पे पुट की थी वो वाला, ये। ठीक है, ये मेरे पास u की वैल्यू है। जब u की वैल्यू मुझे मालूम है तो मैं कैपिटल R की वैल्यू भी मालूम कर सकती हूँ। कैसे, u और कैपिटल R में क्या रिलेशन है, u was equal to small r times capital R, so capital R will be equal to u times u divided by small r, means इसको small r, इस इक्वेशन को small r से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा। फिर इस, अच्छा इन्होंने डायरेक्टली सी नॉट नहीं पुट किया, ये म्यू पुट किया हुआ है। ठीक है, अब म्यू को फाइंड करने के लिए हम रिकर्शन रिलेशन यूज किया था। रिकर्शन रिलेशन में मुझे मसला होता है कि मैंने सी जे को फाइंड करना होता है, मींस जो फर्स्ट आपका कोफिशिएंट होता है उसको आपने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, रो आपका के आर की इक्वल है, वेयर के इज इक्वल टू, के की वैल्यू मुझे मालूम है, के इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसमें ये जो सारी वैल्यूज हैं गर्ल्स, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह सिंपल ए पुट कर लो, एन को एज इट इज रहने दो, और ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको ए पुट करो। ये वैल्यूज पुट करो तो ये मेरे पास एक वैल्यू आती है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेंथ के डायमेंशन में मेरे पास आ रही है, जिसको मैं बोहर रेडियस भी बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बोहर रेडियस का भी आइडिया हो गया है। बोहर रेडियस क्या होता है गर्ल्स,
अपने रो को भी मैं, अब ये जो रो है इसको भी इन द फॉर्म ऑफ बोहर रेडियस लिख सकती हूँ। रो इज इक्वल टू के आर, ठीक है। और जो के है वो मेरे पास 1/an है, देखिए के इज इक्वल टू 1/an। तो के की जगह आप 1/an पुट करो तो ये मेरे पास r डिवाइडेड बाई an हो जाएगा। अब आपका वेव फंक्शन ऐसे है ना, r और y के की कॉम्बिनेशन में है। तो अगर ये मेरा वेव फंक्शन हो गया, टोटल वेव फंक्शन। अब मैं डिफरेंट स्टेट्स में, जब मेरा इलेक्ट्रॉन आता है ना ग्राउंड स्टेट में और फिर नेक्स्ट स्टेट में और फिर नेक्स्ट स्टेट में, तो मैं उन डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो है फिर वेव फंक्शंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। डिफरेंट जो मेरे पास स्टेट्स आ रही हैं उनके लिए मैं वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकती हूँ। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। मींस ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि आपका n जो है वो 1 है, आपका n जो है वो 1 की इक्वल है। ग्राउंड स्टेट का ये मतलब है, ठीक है। n कैन नेवर टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम 0। अब जब n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू क्या होगी, ये स्टार्ट होती है n-1 से, सॉरी ये जाती है 0 से n-1 तक। तो 0 हो गई और n-1 आप करो तो वो 0, इट मीन्स आपकी l की वैल्यू सिंपल 0 है। और m की वैल्यू, ये मुझे एंगुलर पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पता चला था कि वो मेरे पास -L2 + L होती है। तो l की तो अपनी वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स m की वैल्यू आपके पास सिंपल 0 होगी। मतलब क्या हुआ, n is 1, l is 0 एंड m is also 0 फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन को आप फाइंड करोगे, n 1 आएगा, l 0 आएगा, m भी 0 आएगा। ये पुट कर लो। ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए अब आप r10 फाइंड आउट करोगे एंड y00 फाइंड करोगे। y00 लेजेंडर पॉलिनोमियल से हमने कुछ स्टार्टिंग लेजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट किए थे, ये मैंने डायरेक्टली वहां से 1/4 लिख लिया है, ठीक है। हमने कुछ स्टार्टिंग लेजेंडर पॉलिनोमियल फाइंड आउट किए थे, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। और r10 को फाइंड करना है, तो r की ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। r10 फाइंड आउट करना है, तो अब इधर आपने, ये आपके पास तो म्यू भी है इसमें, इट मीन्स कि आप म्यू को भी फाइंड आउट करोगे, म्यू ऑफ रो को भी फाइंड आउट करोगे। r में आपके पास म्यू ऑफ रो भी है। म्यू ऑफ रो के लिए आपको सी चाहिए, सी जे, और ये चीज़ें चाहिए। रिकर्शन रिलेशन आपके पास आ गई, इसमें n को आप 1 पुट करो और बाकी जो l है और m है इनको आप 0 पुट करो, ठीक है। तो आपकी रिकर्शन रिलेशन का ये हाल हो जाएगा। C0 जो है वो मुझे नहीं, ये यहाँ से 0 आ रहा है, कुछ भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 हो जाता है, तो C1 0 हो गया। अब आपका, मैं एक्चुअली ये रिकर्शन रिलेशन यूज क्यों कर रही हूँ, मुझे ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए मुझे, ये मेरे पास इक्वल थी इसके, ठीक है। और इसमें जो सी जे है वो आप रिकर्शन रिलेशन से फाइंड आउट करते हो। तो अब अगर आपके पास C1 0 हो गया तो इट मीन्स कि आगे के सारे जो कोफिशिएंट्स ऑफ C हैं वो 0 हो जाएंगे, मीन C2 C3 C4। क्यों, फ्रॉम रिकर्शन रिलेशन। यहाँ पे आप C1 को 0 पुट करते हो ना, तो फिर C2 भी 0 हो जाता है, C3 भी 0 हो जाता है, C4 भी 0 हो जाता है। सिर्फ C0 रह गया आपका, C0 को फाइंड करना है, ठीक है। C0 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, मेरा वेव फंक्शन ये वाला R वाला, इसमें आप यहाँ पे C0 पुट करो, म्यू ऑफ रो पे, L की जगह आप 0 पुट करो, रो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ ये चीज आ गई है। C0 को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये जो वेव फंक्शन है इसको नॉर्मलाइज करना है, और वैसे मेरा रो होता है r डिवाइडेड बाय an के। अच्छा, ये मैं इसलिए पुट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये r मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, रो की जगह आप r डिवाइडेड बाई an पुट करो। तो अब थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो वेव फंक्शन है वो छोटा हो गया। अब इसको नॉर्मलाइज कर लो आप अपने वेव फंक्शन को, ठीक है।
नॉर्मलाइज करोगे तो सी नॉट की वैल्यू आ गई। ये सी नॉट की वैल्यू आप आर में पुट करो, आर की वैल्यू जो है वो आप पुट करो, ये आर 10 की वैल्यू आ गई है और वाई 00 की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट की है। तो आपके पास टोटल साई, सॉरी इट इज़ नॉट वाई, इट इज़ साई, इट इज़ साई, ठीक है, ये गलत लिखा है मैंने, ये साई 100 है। इट मीन्स इट इज़ वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, उसकी ये वैल्यू आ रही। आपका वेव फंक्शन एट ग्राउंड स्टेट वो इस फॉर्म में होगा, इट इज़ नॉट वाई गर्ल्स, इट इज़ साई, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप। तो ये आपकी हो गई है ground state of hydrogen atom. Here your topic ends.